ओ भाई, नजर नहीं आता? ये गाड़ी चलाने का लाइसेंस लॉटरी में निकला था। इतनी बड़ी सड़क छोड़कर मेरी मासूम सी बाइक को टक्कर मार दी। तुम जैसे अमीरजादों का यही मसला है। सड़क को अपनी डैडी का ड्राइंग रूम समझते हो। इरहान ने गिरते ही चीखना शुरू किया तो शहरियार ने गाड़ी से निकलकर इंतहाई ठंडे लहजे में कहा, मोहतरमा, अगर आपकी आंखें और जुबान दोनों को ब्रेक काम करते हो तो शायद आप देख पाती कि ये वन वे रोड है और आप गलत सुनता रही हैं। टक्कर मैंने नहीं मारी, आप खुद आकर मेरी गाड़ी में लगी हैं। गलती मेरी है या तुम्हारी, ये फैसला तो अब ट्रैफिक पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम जैसे वेले लोगों के साथ बहस करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। और अगर मैं लेट हो गई तो मेरे घर का चूल्हा गाड़ी के पेट्रोल से नहीं जलेगा। इन्होंने अपनी घड़ी देखी तो शहरिया ने गुस्से से कहा, तुम जैसी लापरवाह लड़की को तो नौकरी की जगह ड्राइविंग स्कूल में होना चाहिए। नुकसान का अजाला किए बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। अजाला तो दूर की बात, मेरे पास तो इस वक्त फूटी कोड़ी भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी गाड़ी इतनी चमचमाती है कि एक खराश से इसे नजर नहीं लग जाएगी। जाओ, माफ किया, मैं चलती हूँ। एहा ने जल्दी से अपनी स्कूटी घसीटना शुरू की और मुड़कर बोली, खबरदार जो मेरा पीछा किया तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे अगवा कर रहे थे। चैरिया ने झिंझला कर कहा, समझ नहीं आती इस शहर में पागल खाने की दीवारें इतनी कमजोर क्यों है कि तुम जैसी मखलूक बाहर घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं गुजर रहा तो मैं आ गई हूँ, अब अच्छा हो जाएगा। ईरानी मुस्कुराकर जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सामने शहरयार को देखकर उसके अल्फाज हलक में अटक गए। शहरयार ने फाइल से नजरें हटाकर उसे देखा और हैरत से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अब मेरी गाड़ी के बाद मेरे दफ्तर को तबाह करने का इरादा है? सर, आप यकीन करें, ये सब एक टेस्ट था। मैं दरअसल आपकी कुव्वत बर्दाश्त और सब्र का इम्तिहान ले रही थी कि क्या आप सीईओ बनने के अहल है या नहीं। और माशाल्लाह आप तो 100% पास हो गए हैं। इन्होंने फौरन पंतरा बदलते हुए मासूमियत से कहा। तो शहरयार गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, इसका मतलब है कि तुम सड़क पर होने वाली बदतमीजी को एक टेस्ट कह रही हो? मुझे तुम्हारी जैसी गैर जिम्मेदार और झूठी लड़की को अपनी कंपनी में बिल्कुल जरूरत नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, ये तो स्मार्ट टेंस है, जिसे आप लोग कारपोरेट जुबान में स्ट्रेटजी कहते हैं। और वैसे भी अगर मैं सड़क पर आपसे माफी मांग लेती तो वो आपका गुस्सा वहीं खत्म हो जाता और आपको याद भी ना रहता कि मैं कौन हूँ। अब कम से कम आप मुझे बोलेंगे तो नहीं। इन्हा ने अपनी मंतिक पेश की थी कि अचानक एक क्लाइंट गुस्से में अंदर आया और बोला, शहरियार साहब, अगर अगले 10 मिनट में मुझे फाइल ना मिली तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। सर, गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और अस्पताल का खर्चा डील के मुनाफा से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए पहले पानी पिए और ठंडे दिमाग से सोचे कि देर होने का मतलब है काम में सफाई ज़्यादा होगी। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। इरहा ने पानी का गिलास आगे किया तो क्लाइंट ने हैरत से उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, ये लड़की कौन है शायरिया? उसकी बातें तो अजीब है, मगर इसने मुझे याद दिला दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। शायगियार ने सुख का सांस लिया और क्लाइंट के जाते ही राह की तरफ मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे मुतासिर कर लोगी? मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब सिर्फ नौकरी बचाने के लिए किया है। शहरियार के तंज पर इरहा ने मुस्कुरा कर कहा, सर मकसद कुछ भी हो, फायदा तो कंपनी का हुआ ना। अब आप सोच लें कि आपको एक बोरिंग असिस्टेंट चाहिए जो सिर्फ सर्जी सर्जी करके, या मेरे जैसी स्मार्ट असिस्टेंट जो क्लाइंट को पानी पिलाकर डील बचा ले। ठीक है, तुम्हें 1 महीने के लिए आजमाइशी बुनियाद पर रखा जा रहा है, मगर याद रखना, अगर तुमने यहाँ कोई गड़बड़ की या अपनी वो अजीबो गरीब मंतिक मेरे काम में लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद गेट तक छोड़ कर आऊंगा। शायरिया ने हार मानते हुए उसे लेटर थमाया तो इरहा ने खुशी से कहा, सर आप फिक्र ही मत करें, मैं आपकी कंपनी को ऐसे चलाऊंगी जैसे मैं अपनी स्कूटी चलाती हूँ। शायरिया ने सर पकड़ कर कहा, ये तो मेरा डर है कि तुम कंपनी को भी कहीं ठोक ही ना दो। अब जाओ और मेरा सर मजीद मत खाओ। अम्मी, आप मेरा यकीन करें, मेरा बॉस बहुत शरीफ आदमी है, बस थोड़ा सा गुस्से का तेज है, मगर मैंने उसे पहले ही दिन सीधा कर दिया है। इरहा ने जूते समेत सोफे पर गिरते हुए कहा। तो बेगम रजिया ने डर कर दरवाजे की तरफ देखा और बोली, आहिस्ता बोलो इरहा, दीवारों के भी कान होते हैं, और आजकल तो वैसे भी चोरों ने कानों के साथ साथ जदीद आलात भी लगा रखे हैं। अम्मी, आपके घर में चोर क्या लेने आएगा? टूटी हुई कुर्सियां या जैन की खराब पुर्जे? आप बस ये मिठाई खाए, आपकी बेटी अब एक बड़ी कंपनी में ऑफिसर लगी है।
इरहा ने जैन के मुंह में लड्डू ठोसा तो जैन ने मुश्किल से निगल कर कहा, आप भी, आप ऑफिसर लगी हैं या चपरासी? क्योंकि आपके कपड़ों पर जो मिट्टी लगी है वो एसी वाले कमरे की तो नहीं लग रही। तुम साइंसदान बनने की ना कोशिश मत करो, जासूस मत बनो। ये फील्ड वर्क की मिट्टी है जो तुम जैसे किताबी कीड़ों को समझ नहीं आएगी। इरहा ने जैन के सर पर चिपट लगाई तो बेगम रजिया ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा मुझे तो डर है कि कहीं वो बॉस तुम्हें बातों में लगाकर तनख्वाह ही न खा जाए। इरहा ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी वो करोड़पति है, उसे मेरी 50,000 की भूख नहीं। आप बस दुआ करें कि वो मुझे रोजाना बर्दाश्त कर ले और ना मुझे रोज नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर आप मशीन हैं या इंसान? सुबह से देख रही हूँ कि आपने पलक पलक तक नहीं चिपकी। कहीं आपकी बैटरी तो नहीं खत्म होने वाली? इरहा ने सवाल दागा तो शहरयार ने दांत पीसते हुए कहा, मोहतरमा अगर आप अपने काम पर तवज्जो दें तो शायद आपको पता चले कि इंसान काम करते वक्त बातें नहीं करते। और मेरी बैटरी की ना आप फिक्र ही करना छोड़ दें और अपनी जबान को थोड़ा आराम दें, वरना ये घिस जाएगी। जुबान घिसने से नहीं, रुकने से खराब होती है सर, और वैसे भी खामोशी से दिमाग में जंग लग जाता है। मैं तो बस आपकी सेहत का ख्याल कर रही थी। इन्होंने ने फौरन जवाब दिया ही था कि दरवाजा खुला और आलियान सीटी बजाता अंदर दाखिल हुआ। अरे शहरयार यार, तुमने ऑफिस बनाया या कब्रिस्तान? यहाँ तो इतनी खामोशी है कि अगर सुई भी गिर जाए तो बम धमाके जैसी आवाज आए। आलियान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि दरवाजा खटका कर अंदर आया करो। ये मेरा दफ्तर है, तुम्हारे ड्राइंग रूम का सोफा नहीं है जहाँ जब दिल चाहे कूद पड़े। शहरयार ने डांटा तो आलियान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यही बोरिंग बातें सुनने के लिए ना मैं आता हूँ। वैसे ये नई मखलूक कौन है जो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैंने इनकी किडनी चुरा ली हो? ये रहा है मेरी नई असिस्टेंट जिसे मैंने कल ही गलती से भर्ती किया है। और ये आलियन है मेरा पार्टनर और इस कंपनी का सबसे नकम्मा इंसान। शरियर के तारुफ पर इरहा फौरन बोली, सर नकम्मा नहीं, इन्हें खुश मिजाज कहते हैं। आपको इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए कि जिंदगी कैसे जीते हैं। आलियन ने कहका लगाया और बोला, वाह देखा गुरु, इसे कहते हैं जोहरे शनाख्ती का। अरे इरहा बीबी, जरा एक जबरदस्ती कॉफी तो पिलाओ, दिमाग की बत्तियां जल जाए। आप फिक्र ही ना कर सर, ऐसी कॉफी लाऊंगी कि आपकी बत्तियां क्या पूरा जनरेटर चल पड़ेगा। बस 2 मिनट दें। इरहा किचन में गई और थोड़ी देर बाद ट्रे लेकर वापस आई। संभल कर इरहा, क्लीन का कोना मुड़ा हुआ है। शैया ने चीख कर खबरदार किया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इरहा का पैर उलझा और कॉफी का पूरा मग आलियन की सफेद कमीज पर उलट गया। ओ खुदा, ये क्या किया तुमने इरहा? तुम पागल हो? नजर नहीं आता? शरिया ने गुस्से से चीखा जबकि आलियन अपनी गीली कमीज झटकते हुए बोला, डिजाइन? मेरा मुंह और कमीज दोनों जल गए और तुम्हें डिजाइन की पड़ी है? ये कौन सी कॉफी थी? लावा थी? इरहा ने फौरन टिश्यू उठाया, बोली, सर आप हिले मत वरना डिजाइन खराब हो जाएगा। अब गौर से देखें, ये दिमाग नहीं है, ये आर्ट है। पहले आपकी कमीज बिल्कुल सादा और बोरिंग थी, अब देखें इस पर ब्राउन कलर का कितना प्यारा अफ्रीका का नक्शा बन गया। लोग हजारों रुपए देख देकर ऐसी टाई एंड डाई वाली शर्ट पहनते हैं। शरियार ने सर पकड़ लिया मगर आलियान हंस पड़ा। यार शरियार, ये लड़की तो कमाल है, इसने मेरी बर्बाद कमीज को भी आर्ट गैलरी बना दिया। मानना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग स्किल्स को। इन्हा ने सुक्का सांसी और बोली, देखा सर, मैं ना कहती थी कि हर चीज में मुस्बत पहलू तलाश करना चाहिए। अब आपकी ये शर्ट लिमिटेड एडिशन बन गई है, इसे संभाल के रखिएगा। तुम फौरन यहाँ से जाओ और कंटीन से किसी को बुलाकर सफाई करवाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस कॉफी के साथ ही बाहर फेंक दूं। शहरियर के गुस्से पर इरहा ने भागते हुए कहा, जा रही हूँ सर, मगर आप भी थोड़ा मुस्कुरा लिया करें वरना चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। और आलियन सर, अगली बार मैं कॉफी कप में ही लाऊंगी, कमीज पर नहीं। यार इस नमूने को कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? ये तो पूरे दफ्तर का नक्शा बदल देगी। आर्यन के सवाल पर शहरयार ने पेशानी रगड़ते हुए कहा, नक्शा तो इसने तुम्हारी कमीज का बताया। मुझे डर है कि अगला नंबर मेरी कंपनी का होगा। दुआ करो कि ये महीना खैर खैरियत से गुजर जाए। हो माय गॉड शहरयार, ये तो अपने ऑफिस में कौन सा एयर फ्रेशर छिड़का हुआ है? इसकी स्मेल तो बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी ने पुरानी किताबों के गोदाम में गुलाब का फूल रख दिया हो। मुझे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे ने नाक पर टिश्यू रखते हुए एंट्री दी तो शहरयार ने बेजारी से कहा, हमायल, ये एयर फ्रेशनर नहीं है, ये कॉफ़ी की महक है जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक हादसे का शिकार हुई है। और प्लीज़ तुम आते ही शुरू मत हो जाया करो, ये मेरा दफ्तर है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक्सक्यूज मी शहरयार, मैं तुम्हारी कंपनी की नई हेड मार्केटिंग, मुझे एक डिसेंट माहौल चाहिए काम करने के लिए। और ये लड़की कौन है जो मुझे ऐसे घूर रही है, जिसे जैसे मैंने इसका कोई लंच बॉक्स चुरा लिया हो?
कमाल के तंज पर इरहा फौरन खड़ी और बोली, मोहतरमा, मैं लंच बॉक्स नहीं चुराती, और वैसे भी आपके नखरे देखकर लगता है कि आप लंच में खाना नहीं बल्कि दूसरों का दिमाग खाती हैं। मैं इस कंपनी की असिस्टेंट हूँ और मेरा काम यहाँ के माहौल को डिसेंट बनाना है। शरिया, ये लड़की मुझसे जुबान लड़ा रही है, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा टाइम कितना कीमती है? हमारे ने गुस्से से कहा। तो शहरयार ने बात संभालते हुए कहा, हमारे, ये रहा है, ये थोड़ी मुंह फट जरूर है मगर काम काम की है। तुम बैठो, हम मीटिंग शुरू करते हैं। देखो शहरयार, हमें अपनी कंपनी की ब्रांड पोजीशनिंग को रीस्ट्रक्चर करना होगा ताकि हम मार्केटिंग में एक पैराडियम शिफ्ट ला सके और कंज्यूमर के माइंडसेट को मैनिपुलेट करके अपनी सेल्स सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकें, क्योंकि पूरे सिनारियो में बहुत से पेचीदा मसाइल हैं। हमारे लिए एक साथ में अंग्रेजी जारी तो अरहा ने संजीदा शक्ल बनाकर कहा, मोहतरमा, क्या आप इस गुफ्तगू की सिलेबस उर्दू में तशरीह करना पसंद करेंगे? मुझे गालिब का दीवान लाना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रोडियम शिफ्ट वाली गुफ्तगू मेरे और शायद इस मेज़ के की सर से गुजर गई है। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तुम जैसे अनपढ़ लड़कियों को ये ट्रिमानोलॉजीज समझ नहीं आते हैं। हमारे तंग कर बोली तो इरहा ने मुस्कुरा कर कहा, मोहतरमा, अनपढ़ नहीं, इसे खाली जुबान से नवाकिफत कहते हैं। दरअसल आप कहना चाहती हैं कि हमें ग्राहकों को फंसाना है और अपना माल बेचना है? अब बताएं, क्या मेरी तर्जुमानी में कोई झूल है या आप मजीद कोई अंग्रेजी का भारी पत्थर फेंकना चाहती हैं? हमारे ने खसियानी होकर कहा, हाँ, मेरा मतलब तकरीबन यही था, लेकिन कारपोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश ही चलती है, उर्दू नहीं। जिस पर इरहा ने फौरन जवाब दिया, मैडम, कारोबार जुबान से नहीं दिमाग से चलता है, और अगर ग्राहक को आपकी बात समझ ही ना आए तो वो आपकी स्ट्रेटजी का अचार डालेगा। शैया ने हंसी छुपाते हुए कहा, अच्छा बस करो तुम दोनों। इरहा, तुम जरा सिस्टम पढ़ाओ और पिछले साल की सेल्स रिपोर्ट निकालो। क्या हुआ? इरहा, आप सेल्स सिस्टम को घूरने से खुद को तो नहीं चल पड़ेगा, पासवर्ड लगाओ। शैया ने उसे रुका हुआ देखकर टोका तो इरहा ने घबरा कर कहा, सर, दरअसल वो पासवर्ड मैंने इतना महफूज कर लिया है कि वो मेरे अपने दिमाग की रसाई से भी बाहर हो गया है। कमाल ने तंजते हुए कहा, वाह, इसे कहते हैं जहानत। इरहा ने फौरन कहा, सर एक मिनट दें, मैं भी अपनी आईटी एक्सपर्ट से पूछती हूँ। और उसने ही सेट करवाया था ना? हेलो जैन, हाँ, जल्दी बताओ बताओ, सुबह तुमने मेरे दिमाग में कौन सा पासवर्ड ढूंढा था? मैं भूल गई हूँ और यह मेरी इज्जत का फालूदा बनने वाला है। इरहा ने दबी आवाज में फोन पर डांटा। तो जैन ने लापरवाही से कहा, अभी मैंने कहा था ना, 1 2 3 4 5 6 रख ले, मगर आपको साइंसदान बनना था। अच्छा रुको, मैं रिमोट एक्सेस से ट्राई करता हूँ, बस आप सिस्टम के सामने खड़ी रहे। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अजीब सी विंडो खुली और पूरे ऑफिस में जोर जोर से सायरन बजने लगा। साथ में जैन की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजने लगी, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3। शायर ने कानों पर हाथ रखते दिखा, ये क्या बदतमीजी है रहा? ये किसकी आवाज है और ये सायरन क्यों बज रहा है? हमारी तो डर कर मारे मेज के नीचे छुपने वाली थी। सर, कसम ले लें, ये वायरस है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जरूर, ये हमारे मैडम के अंग्रेजी अल्फाज की वजह से सिस्टम कंफ्यूज हो गया। इन्होंने फौरन इल्जाम शिफ्ट किया। तो शहरयार ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, तुम्हारे इस वायरस से मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल तुम दोनों जाओ वरना मेरा दिमाग हैक हो जाएगा। इरहा ने दिल ही दिल में जैन को कोसते हुए वहां से राह फरार इख्तियार की और शहरयार सर पकड़ कर बैठ गया कि आज ऑफिस में कार्टून नेटवर्क चल रहा है। अचानक ये गाड़ी को क्या हुआ है? अभी तो डैशबोर्ड पर सारे लाइट्स ठीक थी, ये बीच सड़क पर ऐसे क्यों रुक गई है, जैसे इसे दिल का दौरा पड़ गया हो। शाया ने स्ट्रिंग पर हाथ मारा तो रेहान ने इत्मीनान से कहा, सर, गाड़ी है, कोई रोबोट नहीं है, इसे भी थकावट होती है, सारा दिन आपने इसे भगाया है, अब वो सांस तो लेगी ना। गाड़ियां थकती नहीं है रहा, ये मशीनें होती हैं, और ये जर्मन इंजन है, कोई गधा गाड़ी नहीं है जो थक कर बैठ जाएगी। जरूर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। शहरयार गुस्से से बाहर निकला तो इरहा ने भी साथ निकल कर मशवरा दिया, सर, आप इससे इतने गुस्से से बात कर रहे थे, इसीलिए ये नाराज हो गई है। हमारे मोहल्ले में अंकल मजीद स्कूटर को 2 बार प्यार से थपथपाते हैं और वो चल पड़ता है, आप भी ट्राई कर ले। बराए मेहरबानी अपनी ये देसी साइंस अपने पास रखो, ये सीनियर्स पर चलने वाली गाड़ी है, थपथपाने से नहीं चलती। मुझे बोनट खोल कर देखने दो। शाइया ने इराह को पीछे हटाया और बोनट खोलकर तार हिलाने की कोशिश की। अचानक अंदर से काले धुएं का एक जोरदार बगोला निकला और सीधा शहरयार के चेहरे पर हमलावर हुआ।
शहरियार खांसने लगा और जब धुएं से बाहर निकला तो उसका गोरा चेहरा अब कालक से भर चुका था। या अल्लाह सर, आप तो बिल्कुल कोयले की कान के मालिक लग रहे हैं। मैंने मना किया था ना कि इंजन के मुंह में हाथ मत डाले, वो काट भी सकता है। इरहा ने हंसी दबाते हुए कहा। तो शहरियार ने आंख रगड़ते गुस्से से कहा, तुम हंस रही हो? यहाँ मेरा सांस घुट रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? मुझे टिश्यू या पानी दो जल्दी से। शहरयार हंस नहीं रही, बस आपका ये नया स्मोकी मेकअप देखकर हैरान हो रहे हो। ये ले टिश्यू और शुक्र करें कि ये धुआं था, आग नहीं। इल्हा ने टिश्यू दिया। शहरयार ने चेहरा साफ करने की कोशिश की मगर कालक पूरे चेहरे पर फैल गई। इल्हा ने कहका लगाया और बोली, सर रहने दे, अब से जितना रगड़ेंगे ये उतना ही फैलेगा। अब आप बिल्कुल अफ्रीका किसी कबीले के सरदार लग रहे हैं। अच्छा बहुत हो गया, अब अगर तुमने एक लफ्ज मजीद बोला तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर पैदल चला जाऊंगा। शहरयार ने हार मान ली और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मुझे फिक्र ये है कि अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे और ये सड़क बिल्कुल सुनसान है। सर आप फिक्र ना करें, जब तक मैं साथ हूँ आपको कुछ नहीं होगा। वो देखिए सामने, सामने से एक बुक पिकअप वैन आ रही है ना। इन्होंने हाथ लहरा कर गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर शहरियार को अजीब नजर से देखा और पूछा, क्यों भाई, क्या मसला है? और ये साहब ने मुंह पर काला रंग क्यों लगा रखा है? क्या कोई ड्रामे की शूटिंग चल रही है? हाँ भाईजान, ये बहुत बड़े एक्टर हैं और हम एक सीन शूट कर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें शहर तक छोड़ देंगे? इन्होंने झट से झूठ बोला तो ड्राइवर खुश हो गया। अरे वाह, मैंने तो पहचाना नहीं मगर शक्ल से तो हीरो ही लगते हैं। आ जाओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो यार, मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी जो मुसीबत को भी तफरीह बना देती है। शहर पहुंचकर शाहरियार ने कहा तो इरहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर जिंदगी वैसे ही इतनी सीरियस है, अगर हम भी सीरियस हो गए तो बोरियत से मर जाएंगे। चलो अब घर जाओ, तुम्हारी देसी साइंस ने आज हमें बचा ही लिया। शहरियार ने नरमी से कहा तो इरहा ने जाते जाते फिर तंज किया, शुक्रिया सर, लेकिन कल ऑफिस आने से पहले प्लीज मुंह धोकर आइएगा, वरना गार्ड आपको अंदर नहीं आने देंगे। सर प्लीज आप यहीं रुके और अपने चेहरे पर हाथ मत फेरे, आप पहले ही चमनी साफ करने वाले मजदूर लग रहे हैं। अगर मेरी अम्मी ने आपको इस हालत में देख लिया तो समझेंगी कि मैं कोई भूत पकड़ कर लाई हूँ। इरहान ने दरवाजे पर रुका तो शहरयार ने बेजारी से कहा, तुम जाओ और जल्दी से पानी लाओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है, और खबरदार अपनी अम्मी को मत बताना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, वरना वो समझेंगे कि तुम्हारा बॉस कोई मैकेनिक है। अरे भाई, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आजकल के कारीगरों का भी कोई दीन ईमानी नहीं है। अचानक दरवाजा खुला और बेगम रजिया ने काले मुंह वाले शहरयार को बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। शहरयार हड़बड़ा कर बोला, मोहतरमा आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं हाँ हाँ अम्मी वही है। दरअसल ये थोड़ा शर्मीला है और अपनी इस तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। इरहा ने फौरन बात काटी और शहरयार के कान में सरगोशी की, सर प्लीज चुप रहिएगा, अगर अम्मी को पता चला कि आप मेरे बॉस हैं और इस हुलिये में मेरे साथ आए हैं तो वो हंगामा खड़ा कर देंगी। बस 5 मिनट की बात है। अच्छा तो शर्माना छोड़ो और ये स्टूल पकड़ो, वो ड्राइंग रूम का पंखा कब से आवाजें दे रहा, उसे देखो जरा। बेगम रजिया ने जबरदस्ती पेच कस शहरयार के हाथ में थमाया तो शहरयार ने दांत पीस कर इरा से कहा, ये तुम क्या करवा रही हो मुझसे? मैंने जिंदगी में कभी बल्ब नहीं बदला और तुम मुझसे पंखा ठीक करवा रही हो? अगर मुझे करंट लग गया तो मेरी कंपनी का वारिस कौन होगा? सर आपको कुछ नहीं होगा, बस स्टूल पर चढ़कर 2 ताड़े लगा दे और कहें कि पुर्जा खराब है, कल आप ठीक करेंगे। वैसे भी आपकी इंजीनियरिंग अभी गाड़ी पर तो फेल हो गई थी, शायद पंखी पर चल पड़े। इरहा ने से जबरदस्ती स्टूल पर चढ़ा दिया। इब्ने मिज़ैन वहां आ गया और हैरत से बोला, आप ही ये कौन सा इलेक्ट्रिशियन है जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ है और पेचकस ऐसे पकड़ा है जैसे कलम पकड़ते हैं? बेटा, ये पढ़े लिखे इलेक्ट्रिशियन है, वलायत से डिग्री लेकर आया है, तुम अपना काम करो। इरहा ने जैन को टाला ही था कि दरवाजे से आलियान की हंसी की आवाज आई, ये क्या तमाशा लगा हुआ है? शरिया, तुम वहां छत के साथ लटक कर क्या कर रहे हो? क्या कंपनी के हालात इतने खराब हो गए कि तुमने पार्ट टाइम ये काम शुरू कर दिया? आलियान, खुदा का वास्ता अपनी बकवास बंद रखो और मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं इन लोगों के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। शाहरियार ने गुस्से से कहा तो बेगम रजिया ने आलियान को देखकर पूछा, अरे ये तो तुम्हारा दोस्त लगता है, देखो इसके कपड़े कितने साफ है, और एक तुम हो कि पूरा मुंह काला करवा रखा है। इन्होंने फौरन कहा, अम्मी कि इनका असिस्टेंट है, सामान उठाने आया है, काम खत्म हो गया है, अब ये लोग जा रहे हैं। खाला जान आप फिक्र मत करें, ये हमारा सबसे काबिल कारीगर है।
बस आजकल ज़रा टेंशन में है इसलिए पंखा ठीक नहीं कर पाया। आलिया ने शरारत से कहा और शहरयार की वीडियो बनाने लगा। शहरयार ने आलियान का हाथ झटका और बाहर की तरफ भागा। बेगम रसिया ने पीछे से आवाज लगाई, रुको भाई, अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। अम्मी, मैं कल ऑफिस जाऊंगी तो इनको पैसे लेते आऊंगी, आप फिक्र ना करें। इरहा ने माँ को तसल्ली दी और बाहर आई। शहरयार ने गाड़ी में बैठने से पहले उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी, इरहा, ये जो आज तुमने मेरी इज्जत का फालूदा बनाया ना, इसका हिसाब मैं कल ऑफिस में लूंगा, तैयार रहना। सर, हिसाब तो आपकी कंपनी के ऑडिटेटर करते हैं, हम तो बस यादें मनाते हैं। अब जाए और मुंह हाथ धो लें, वरना रास्ते में बच्चे डर जाएंगे। इरहा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और शहरयार को अपनी किस्मत को कोसते हुए जाते देखा। शहरयार गजब हो गया। वो प्रोजेक्ट ब्लू की फाइल गायब है। मुझे तो लगता है कंपनी में कोई जासूस घुस आया है। हमारे लिए घबराहट का ड्रामा करते एंट्री दी तो शहरयार ने चौंक कर कहा, क्या बकवास है, वो कोई आम फाइल नहीं थी। अगर डिजाइन लीक हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? मेरी गलती नहीं है। शहरयार, मैंने फाइल इरहा को दी थी कि लॉकर में रख दे। अब उसी से पूछो कहाँ है, क्योंकि मुझे तो उससे पहले दिन से ही शक है। हमारे ने मगरमच्छ के आंसू बहाए तो इरहा, जो भी किचन से आई थी, गुस्से से बोली, मैडम, इल्जाम लगाने से पहले ना अपने दिमाग का डेटाबेस चेक कर ले। मैंने कोई फाइल नहीं ली, मैं तो किचन में थी और फाइल कोई समोसा थी जो मैं खा जाऊंगी। बहस मत करो, फाइल ऑफिस से बाहर नहीं जा सकती, दरवाजे पर गार्ड है, हमें सबकी तलाशी लेनी होगी। शहरयार ने फैसला सुना है तो इरहा ने इतमाद से कहा, सर आप शौक से तलाशी लें, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले हमारी मैडम का मेकअप चेक करें, शायद गलती से लिपस्टिक समझकर फाइल वहां रखती हो। अपनी बकवास बंद करो इरहा। शहरयार, सबसे पहले इसका बैग चेक करो, मुझे यकीन है कि फाइल इसी ने चुराई है ताकि मुखालिफ पार्टी को बेच सके। ये लड़की बहुत चालाक है। अवाइल ने चीख कर कहा तो शहरयार ने इरहा की तरफ देखा, इरहा, अगर तुमने फाइल नहीं ली तो बैग चेक करवाने में क्या हर्ज है? बस एक बार तसल्ली कर लेने दो। सर आप चेक कर ले, मगर याद रखेंगे अगर फाइल ना मिली तो हमारी मैडम पूरे ऑफिस के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। इरहा ने गुस्से से बैग उल्टा कर दिया ताकि सामान बाहर आ जाए, मगर जैसे ही सामान बिखरा उसमें से वही नीली फाइल निकलकर सबके सामने आ गिरी। ये क्या है? ये रहा। अब तुम क्या कहोगी कि फाइल खुद चलकर तुम्हारे बैग में आ गई है? हमारे ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर पथराई हुई आंखों से फाइल को देख रही थी। शहरियार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रहा। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का हिस्सा समझा और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। सर आप यकीन करें, मैं ये फाइल नहीं रखी, ये जरूर किसी की साजिश है। मुझे तो पता भी नहीं कि फाइल दिखती कैसी थी। मैं तो कसम खाकर खाने को तैयार हूँ। इरहा की आवाज भर आ गई, मगर शहरयार ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। बस इरहा, वजीर कोई ड्रामा नहीं। तुम्हारी मंतिक और दलाइल इस बार काम नहीं आएंगे, क्योंकि सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहा है। मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। मगर तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शहरयार के सख्त लहजे पर इरहा ने माइल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में जीत की चमक थी। इरहा समझ गई कि ये वार कहाँ से हुआ है। उसने खामोशी से बैग उठाया और नम आंखों के साथ कमरे से निकल गई। शहरयार, तुम अभी तक इस फाइल को लेकर बैठे हो? देखो, अब वो जा चुकी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की प्रोफेशनल नहीं है। शुक्र करो कि नुकसान होने से पहले हमने उसे पकड़ लिया है। हमारे लिए शहरियर के हाथ से कॉफी का खाली मग लेते हुए बड़ी नरमी से कहा और कोशिश की कि शहरियर का ध्यान न बटे, जो पिछले 2 घंटे से कुर्सी पर साकित बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। शहरियर ने माल को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो, और फिर सर्द आ बढ़ते हुए कहा, माल, मसला फाइल का नहीं है, मसला भरोसे का है। मुझे हैरत इस बात पर है कि वो इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल सकती है। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो मुझे अब भी परेशान कर रही है। कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्योंकि मुंतकी तौर पर देखा जाए तो उसे वो फाइल चुराने का कोई फायदा ही नहीं था। ओह गॉड शहरयार, तुम फिर से उसकी हमायत कर रहे हो। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था, फाइल उसके बैग में थी। अब और क्या सबूत चाहिए? तुम बस रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए नई कॉफी लाती हूँ। हमारे झिंझला कर वहां से चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शहरयार दोबारा तफ्शीशी ना शुरू कर दे। शहरयार ने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। दफ्तर में अजीब सी खामोशी थी।
وہ خاموشی جو ارہا کے آنے سے پہلے ہوتی تھی، مگر اب یہ خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ارہا کی بے تکی باتیں اور کہہ کے گونج رہے تھے، اور اسے بار بار اپنا دل کہہ رہا تھا کہ وہ گاڑی ٹھیک کر سکتی ہے، کلائنٹ کو سنبھال سکتی ہے، پنکھے چڑھا سکتی ہے، مگر چوری نہیں کر سکتی۔ آپ ہی آپ کا آپریٹنگ سسٹم کریش ہو گیا ہے کیا، یا بیٹری ڈاؤن ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ نہ کسی کو ڈانٹا ہے، نہ ہی امی سے لڑائی کی ہے۔ یہ خاموشی آپ کی شخصیت کے خلاف ہے۔ زین نے ارہا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جو بستر پر منہ لپیٹے لے رہی تھی اور اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ارہا نے کمبل ہٹا کر سوجی آنکھوں سے زین کو دیکھا اور بھرائی آواز میں بولی، زین مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز اپنے یہ کمپیوٹر والے لطیفے نہ اپنے پاس رکھو، آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ اچھا تو مطلب معاملہ سیریس ہے، ورنہ آپ تو وہ ہیں جو طوفان کو بھی چائے پلا کر بھیج دیں۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے، شاید میں آپ کا ڈیٹا ریکور کر سکوں۔ زین سنجیدہ ہو کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ارہا نے روتے اسے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح فائل اس کے بیگ سے نکلی اور شہریار نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے نکال دیا۔ زین نے پوری بات سنی اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے ارہا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، اگر آپ نے فائل نہیں رکھی تو وہ ہوا میں اڑ کر تو بیگ میں نہیں آئی ہوگی، ضرور کسی نے کٹ پیسٹ کیا ہوگا، اور چور چاہے جتنا بھی ہوشیار ہو، کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ تم کیا کر سکتے ہو زین، وہاں کے کیمرے خراب تھے اور میری آواز اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اب تم جاؤ، مجھے سونے دو۔ ارہا نے مایوسی سے دوبارہ منہ چھپا لیا۔ زین وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں کمپیوٹر سکینر کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کرسی سنبھالی اور انگلیوں کے پٹاخے نکالتے خود کلامی کی، بیٹا زین، اب وقت آ گیا کہ تم دنیا کو دکھا دو کہ تم صرف گیم نہیں کھیلتے بلکہ اصلی کھلاڑی ہو۔ اسے فوراً وہ سافٹ ویئر کھولا جس کے ذریعے اس نے اس دن آفس کے سسٹم تک رسائی حاصل کی تھی۔ جب ارہا پاس ورڈ ڈھونڈی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے زین، تم کس سے بات کر رہے ہو، اور یہ اسکرین پر اتنی ساری لکیریں کیوں چل رہی ہیں؟ بیگم رضیہ نے دروازے سے جھانکا، مگر زین نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں خاموش کروا دیا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اسے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا وہ سیٹ اپ کلاؤڈ بیسڈ ہے، اگر فزیکل ریکارڈنگ نہیں ہوئی تو بیک اپ سرور تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اس نے کچھ کوڈز ٹائپ کیے اور انٹر کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر رسائی حاصل کرنے کا پیغام آیا۔ زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ٹائم لائن کو پیچھے کیا اور کل شام کی فوٹیج تلاش کرنے لگا۔ پکڑی گئی بلی، نہ جانتا تھا یہی میک اپ والی آنٹی ہوں گی جن کی شکل پر لکھا تھا کہ وہ ولن ہے۔ زین نے جوش سے میز پر مکہ مارا۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ ہمایل چپکے سے ارہا کے کیبن میں داخل ہوئی اور فائل اس کے بیگ میں رکھ دی، جلدی سے اور باہر نکل گئی۔ زین نے فوراً وہ کلپ ڈاؤن لوڈ کیا اور سوچا کہ اسے ارہا کو دکھاؤں یا نہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا وقت ہے۔ اس نے آلیان کا نمبر ملایا جو کہ ارہا کے فون میں سیو تھا، اور اسے وہ ویڈیو واٹس ایپ کر دی، ساتھ ایک چھوٹا سا میسج لکھا، ثبوت حاضر ہے، اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شہریار، یہ دیکھو، مجھے ابھی ابھی ایک نامعلوم نمبر سے ویڈیو آئی ہے، اور اسے دیکھنے کے بعد تم شاید خود کبھی یقین نہ کر پاؤ۔ آلیان ہاپتا ہوا شہریار کے آفس میں داخل ہوا اور اپنا موبائل اس کے سامنے رکھ دیا۔ شہریار نے چونک کر موبائل اٹھایا اور ویڈیو پلے کی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی، شہریار کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید غصہ بڑھا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس حمائل پر اس نے بھروسہ کیا وہ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے، اور جس لڑکی کو اس نے چور کہہ کر نکالا وہ بے گناہ تھی۔ میں کتنا بڑا احمق ہوں آلیان، میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی، مگر میں ثبوت کے دھوکے میں آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ شہریار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ دیوار پر ٹکر مار دے۔ آلیہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر کہا، خود کو کوسنے کا وقت نہیں ہے شہریار، غلطی کی ہے تو اب اسے ٹھیک بھی کرو۔ حمائل کو تمہیں دیکھ لوں گا، مگر تمہیں ابھی ارہا کے پاس چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے بلاک کر دے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی جاتا ہوں اور اسے منا کر واپس لے آؤں گا، چاہے مجھے اس کے گھر کے باہر دھرنا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ شہریار نے اپنا کوٹ اتارا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت اسے اپنی انا، اپنی پوزیشن، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ ارہا اس وقت کس حال میں ہوگی۔ تو اسی طرف ہمارے
अपने केबिन में बैठी जीत का जश्न मना रही थी, बेखबर कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखो इरा बेटा, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। ये लड़का हीरा है, हीरा। पूरे मोहल्ले में ऐसा शरीफ लड़का तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और सुना है कि इसका कपड़ों कीड़ों मारने वाली दवाइयों का बहुत बड़ा कारोबार है। तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। खाला ने रहा कि पास बैठते उसे कायल करने की कोशिश की, जो बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। इरहा का दिल और दिमाग दोनों अभी तक ऑफिस के वाकये में अटके हुए थे और उसे अब अपनी जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी। इसलिए उसने खामोशी से सर झुका लिया। सामने सोफे पर वो होनहार लड़का बैठा था, जिसने मोटे शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी और बड़े शौक से जैन को लाल बेग की जिंदगी के दौरानिए पर लेक्चर दे रहा था। जैन बेचारा बोरियत से आसमान को देख रहा था और दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि काश कोई मौत सा हो जाए और ये कीड़ों का बादशाह यहाँ से चला जाए। बेटा रहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारी खामोशी को हम हाँ समझे या तुम्हारा गला खराब है? बेगम रजिया ने परेशानी से इरहा को देखा, जो खाली नजरों से कलीन के डिजाइन को घूर रही थी। इरहा ने ठंडी सांस भरी और आहिस्ता से बोली, अम्मी, अब क्या फर्क पड़ता है जब नौकरी ही नहीं रही और इज्जत भी खराब हो गई, तो अब चाहे आप मेरी शादी किसी साइंसदान से करें या कीड़ों के डॉक्टर से, मुझे कोई एतराज नहीं है। खाला बतूल ने फौरन ताली बजाई और खुशी से उछल पड़ी, लो भाई, मुबारक हो, लड़की राजी है, अब जल्दी से मुंह मीठा करो, इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाए। बस 1 मिनट रुक जाए। खाला जान, फिर मुंह मीठा करने से पहले लड़के से ये पूछ तो लें कि अगर कल को घर में लाल बिक खत्म हो गई तो ये किस पर तहकीक करेगा। जैन ने आखिरी कोशिश के तौर पर सवाल उठाया, मगर लड़के ने संजीदगी से जवाब दिया, फिक्र मत करो बरखुरदार, मैं अपनी लेबोरेटरी से कुछ सैंपल ले आऊंगा, तुम्हारा घर भी लैब बन जाएगा। जैन ने खौफ से मुंह पर हाथ रखा कि अचानक बाहर गली में गाड़ी की जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। अब किसी ने दरवाजे पर ऐसी दस्तक दी जैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। ये कौन आ गया इस वक्त? लगता है कोई मुसीबत आई है। बेगम रसिया ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। जैन ने मौका गनीमत जाना और दरवाजा खोलने भागा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने शहरयार हाँफता हुआ खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था, बाल बिखरे हुए थे। जैन ने हैरत से पूछा, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी हालत ऐसी क्यों है, जैसे आप मैराथन दौड़ कर आए हैं? शहरयार ने जैन को जवाब दिए बगैर उसे साइड पर किया और सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, जहाँ मिठाई खिलाने की रस्म शुरू होने वाली थी। रुक जाए, ये मंगनी नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। शहरयार ने कमरे में दाखिल होते ऊंची आवाज में नारा लगाया। सबके हाथ वहीं रुक गए। लड़के के हाथ से मिठाई का टुकड़ा गिर गया और खाला बतूल ने हैरत से मुंह खोल लिया। इरहा ने झुटके से सर उठाया, देखा सामने अपने बॉस को इस हालत में देखकर उसे लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रही है। बेगम रजिया ने खड़े होकर पूछा, अरे भाई, तुम तो वही इलेक्ट्रिशियन हो ना, तुम यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? जो हमारा पखा अभी ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ अम्मा जी, मैं इसी कंपनी का सीईओ हूँ जहाँ आपकी बेटी काम करती है और मैं यहाँ आपको एक बहुत बड़ी कानूनी गलती से बचाने आया हूँ। शैगर ने सांस बहाल करते अपनी टाई ढीली की और एक संजीदा बावकार अंदाज अपनाया ताकि अपनी बात में वजन पैदा कर सके। उसे लड़के की तरफ देखकर घूर कर देखा, जो डर के मारे सोफे में धंस गया था। इरहा ने गुस्से से खड़े होकर कहा, सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे जलील करके निकालना काफी नहीं था क्या, जो मेरे घर तक आ गए? प्लीज यहाँ से जाएं। मैं यहाँ तुम्हें मजीद जलील करने नहीं आया, बल्कि कंपनी के कवानीन याद करवाने आया। बीबी, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने ज्वाइनिंग के वक्त एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किया था, जिसकी शक 402 के तहत जब तक प्रोजेक्ट ब्लू मुकम्मल नहीं हो जाता तुम शादी तो क्या मंगनी भी नहीं कर सकती, वरना तुम्हारी कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। शाइगर ने इतनी एतमाद से ये सफेद झूठ बोला कि कमरे में मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। जैन ने हैरत से शाहरियार को देखा कि क्योंकि उसे तो पता था कि ऐसी कोई बात नहीं होती, मगर शाइगर ने उसे आंख मारकर खामोश रहने का इशारा किया। क्या 50 लाख रुपए? भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की इतनी महंगी है। मैं तो समझा था बेरोजगार है। मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं चाहिए जिस पर केस चल रहा हो, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। कीड़ों वाले लड़के ने घबरा कर अपनी ऐनक सीधी की और फौरन से खड़ा हो गया। खाला बतूल ने उसे रोकने की कोशिश की, बेटा रुको तो, बात तो सुनो। मगर लड़का पुलिस और कोर्ट कचहरी का नाम सुनकर ऐसा भागा कि अपने जूते भी वहीं छोड़ गया। ये क्या किया आपने सर? कौन सा बांड और कौन से 50 लाख? मैंने तो सिर्फ कैफेटेरिया का उधार वाला
कागज साइन किया था, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इरहा ने गुस्से से शहरयार की तरफ देखा। जब लड़का और उसके घर वाले भाग गए, शहरयार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उसे सुकून का सांस चढ़ा। शुक्र है वो भाग गया, वरना मुझे डर था कि कहीं वो 50 लाख देने राजी ही ना हो जाए। देखो इरा, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे मंगनी रोकनी थी, और सच ये है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया। माफी? पहले आपने सबके सामने मुझे चोर कहा, और अब आप माफी मांग रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप मेरे जज्बात को कोई स्विच बोर्ड है जिसे आप जब चाहा ऑन कर लिया और जब चाहा ऑफ कर दिया? इरा की आंखों में आंसू आ गए। शायरा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और नरम लहजे में बोला, मैं जानता हूँ इरा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे हमारे की चाल समझने में देर हो गई, मगर जैन ने मुझे वो वीडियो भेज दी थी जिसमें हमारी फाइल तुम्हारे बैग में डाल रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी बेहतरीन एम्प्लॉय और एक अच्छी दोस्त पर शक किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ ऑफिस। तुम्हारे बगैर बिल्कुल वीरान है। आप ये मान जाए ना, सब बेचारे इतनी दूर से आए हैं और देखें, झूठ बोलकर आपकी जान भी छुड़ाई है, वरना भी आप उस कीड़ों वालों के साथ बैठकर लाल बेग गिन रही होती। जैन ने माहौल को ठंडा करने के लिए लौकमा दिया। बेगम रजिया भी सारा मामला समझ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बड़े लोग अपनी गलती मान ले तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और वैसे भी ये लड़का इलेक्ट्रिशियन के रूप में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ठीक है सर, मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। इरहा ने आंसू पूछते हुए अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की और बाजू बांध कर खड़ी हो गई। शहर ने जल्दी से कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है, चाहे तनख्वाह डबल करवा लो। इरहा ने मुस्कुरा कर नफी में सरदार बोली, तनख्वाह तो मैं बढ़ाऊंगी, मगर शर्त यह है कि सजा के तौर पर आपको अभी मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए करेले खाने पड़ेंगे, और वो भी बगैर पानी पिए। क्या करेले? लेकिन मुझे तो कड़वी चीज़ों से नफरत है। शायर ने खौफजदा होकर बेगम रजिया की तरफ देखा, जो कि किचन से करेलों की प्लेट लेकर आ रही थी। इरहा ने हंसते हुए कहा, सर ये लॉजिकल है। आपने मेरी जिंदगी में करवाहट गोली थी ना, अब थोड़ी करवाहट आप भी चखे, ताकि हिसाब बराबर हो। शायर ने बेबसी से जैन की तरफ देखा, जिसने कंधे झुका दिए। आखिरकार शाहरियार ने नाक बनकर करेले का पहला नवाला लिया और उसका मुंह ऐसा बन गया जैसे उसने जहर खा लिया हो। कमरे में सबके कहके गूंज उठे और इरहा की हंसी वापस आ गई। सर प्लीज इस फाइल को वहां मत रखें, इसकी जगह दाएं तरफ है, और ये मेरी कुर्सी का ना जाविया 45 डिग्री पर नहीं है, इसे ठीक करवाएं, वरना मेरे काम की एफिशिएंसी मुतासर होगी। इरहा ने ऑफिस में आते ही हुक्म चलाया तो शाहरियार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इरहा बीबी, आप सिर्फ 2 दिन के लिए गायब हुई थी, कोई 2 साल के लिए नहीं, कि ऑफिस का नक्शा ही बदल जाएगा। ये कुर्सी वही है जहाँ थी, जहाँ तुम छोड़ कर गई थी। अब चुपचाप काम शुरू करो। सर मैं काम ही तो शुरू करना चाहती हूँ, मगर आपको पता है, एक बार जिस दिल पर शक की खराश आ जाए ना, उसे भरने के लिए माहौल का पुरसुकून होना कितना जरूरी है। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे जहनी दवाओं से मना किया है। इरा की बात सुनकर शाहरियार फौरन बोला, अच्छा ठीक है, मैं चपरासी को भेजता हूँ, वो तुम्हारी कुर्सी का जाविया ठीक कर देगा, मगर अब खुदा के लिए फाइलें चेक कर लो। क्लाइंट सर पर खड़ा है। देखिए सर, अब आप मुझसे ऊंची आवाज में बात ना करें, वरना मुझे वो करेले वाला सीन याद आ जाएगा और फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा। इरहा की धमकी पर शहरयार दांत पीस कर रह गया। ठीक है इरहा, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज ये काम कर दो। क्या आप ठीक है? इरहा ने सर हिलाया और काम शुरू कर दिया, जबकि शहरयार ने आलियान के पास बैठते हुए कहा, यार ये लड़की तो मेरे सर पर चढ़ गई है, तो मुझे हर बात सोच समझ कर करनी पड़ती है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था शहरयार, तुम जैसे अकड़ू इंसान को सीधा करने के लिए इरहा जैसी टेढ़ी लड़की ही चाहिए थी। देखो, इसे 2 दिन में तुम्हारा वो गुरूर खाक में मिला दिया, जो पिछले 10 सालों में कोई नहीं कर सका। आलियन के छेड़ने पर शहरिया ने इसे घूरा और कहा, तुम दोस्त हो या दुश्मन? बेचाहे मेरी मदद करने के तुम इसके नखरे एंजॉय कर रहे हो। आलियन ने संजीदगी से कहा, यार सच्चू ये है कि तुम दोनों की ये नोक झोंक अब जरूरत बन गई है। अगर इरहा यहाँ ना हो तो ये ऑफिस काटने को दौड़ता है। जरूरत का तो पता नहीं, मगर मेरी मजबूरी जरूर बन गई है। अच्छा मैं जरा प्रोडक्शन हॉल में जा रहा हूँ, तुम इरहा का ध्यान रख लो, ये फिर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। शहरियार की जाते ही आलियान इरहा की मेज के पास आया और बोला, इरहा तुमने शहरियार को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, मानना पड़ेगा, तुम में कमाल की सलाहियत है। मगर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर जिंदगी के बारे में क्या सोचना है, जिंदगी तो चल रही है। बस दुआ करें कि शहरियार साहब दोबारा कोई भंड ना मार दे।
ورنہ میری امی تو اب رشتہ لے کر آنے والوں کو نا دروازے سے ہی بگا دیتی ہے کہ ہماری لڑکی بانڈڈ ہے۔ الہا کی بات سن کر آلین نے کہا، میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں الہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور ہماری طبیعت بھی ملتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس دوستی کو ایک نئی رشتہ داری میں بدل دیں۔ ارے سر، رشتہ سے یاد آیا، شیئر سر نے صبح ہی کچھ کھایا یا نہیں؟ وہ جب بھوکے ہوتے ہیں نا تو ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا اور وہ بلا وجہ ہی ڈانٹتے ہیں۔ میں ذرا کنٹین سے ان کے لیے نا سینڈوچ منگوا لوں، ورنہ شام کی میٹنگ میں پھر کیا مت آئے گی۔ آرین نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شیئر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کمپنی بھی ڈوب سکتی ہے جب تم سینڈوچ آرڈر کرو۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں رشتے کے بارے میں؟ الہا نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا تو عالیہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، میں بس کہہ رہا تھا کہ میرا اور تمہارا رشتہ بہترین دوستوں والا ہے اور میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود رہوں گا، خاص طور پر ان دونوں پاگلوں کو جوڑنے کے لیے۔ الہا نے کندھے اچکائے اور کنٹین والے کو فون ملانے لگی۔ سر یہ ساڑی ہے یا کوئی سازش؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں نے خود کو قالین میں لپیٹ لیا ہے، اگر میں گری تو ہسپتال کا بل کمپنی دے گی۔ الہا نے ہال میں داخل ہوتے عالین کے کان میں شکایت کی تو عالین نے ہنستے ہوئے کہا، الہا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس کوشش کرنا کہ چلتے وقت پیر زمین پر رکھو، اپنی ساڑی پر نہیں۔ اتنے میں شہریار وہاں آ گیا اور الہا کو ساڑی میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، الہا یہ تم ہو؟ مجھے تو لگا شاید کوئی مہمان راستہ بھول کر آ گیا ہے، ویسے آج تو واقعی انسان لگ رہی ہو۔ شکریہ سر، مگر تعریف کرنے کے بھی پیسے کٹتے ہیں جو اتنی کنجوسی سے کر رہے ہیں، اور پلیز دعا کرے کہ یہ تقریب جلدی ختم ہو جائے، ورنہ ان ہیلز کی وجہ سے میری ٹانگیں جواب دے دیں گی۔ الہا نے بھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی ہیل ساڑی کے پلوں میں الجھی اور وہ سیدھا آگے کی طرف گرنے لگی۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی سانسیں رک گئی، مگر اس سے پہلے کہ الہا زمین سے ٹکرا دی، شیار نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ الہا نے خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس کے ہاتھ شیار کے کوٹ کو جھگڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں کھولو الہا، تم زمین پر نہیں ہو اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں گرنے کا اتنا شوق ہے۔ شہریار کی سرگوشی پر الہا نے آنکھیں کھولی تو خود کو شہریار کے حصار میں پایا۔ اسے فوراً سیدھے ہوتے اپنی ساڑی جھاڑی اور گھبرا کر بولی، سر شوق کسے ہوتا ہے ہڈیاں تروانے کا؟ یہ تو گریوٹی کا قصور ہے یا پھر اس ساڑی کا جو میرے ساتھ ذاتی دشمنی نکال رہی ہے۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر مائک کی طرف بڑھ گیا کیونکہ ہال میں موجود سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ معزز مہمانوں، آج کی شام میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بزنس صرف دماغ سے چلتا ہے، اعداد و شمار سے چلتا ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے میں مجھے احساس ہوا کہ کمپنی کو چلانے کے لیے صرف دماغ نہیں بلکہ دل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعریہ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر الہا کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی ہیل سیدھی کر رہی تھی۔ شاعریہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری کمپنی کو دل مل گیا ہے جو ہر مشکل کو اپنی مسکراہٹ اور کبھی کبھی اپنی بیوقوفی سے آسان بنا دیتا ہے۔ سر یہ آپ میری بات کر رہے ہیں یا آلین سر کی؟ کیونکہ بیوقوف تو آلین سر بھی کم نہیں ہے۔ ریحا نے اسٹیج کے نیچے بلند آواز میں پوچھا تو پورا حال کہکوں سے گونج اٹھا۔ شہریار نے مائک پر سر پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے کہا، میں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں ریحا، کیونکہ اتنے سنجیدہ لمحے کو مذاق میں بدلنے کا ٹیلنٹ صرف میں تم میں ہے۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں، ورنہ تم کہو گی کہ باس نے تقریر میں ٹائم ضائع کر دیا اور بریانی ٹھنڈی ہو گئی۔ سر یہ آپ نے کون سی نئی پریزنٹیشن تیار کی ہے اور اس فائل کے اوپر لائف پارٹنرشپ فیزیبلٹی رپورٹ کیوں لکھا ہے؟ کیا ہم کوئی انشورنس پالیسی بیچنے والے ہیں؟ ریحا نے شہریار کی میز پر رکھی فائل اٹھاتے حیرت سے پوچھا تو شہریار نے اپنا گلا صاف کیا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو ریحا، میں ایک بزنس مین ہوں، میں ہر فیصلہ اعداد و شمار کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری اور اپنی عادت کا تجزیہ کیا ہے اور اعداد و شمار بتائیں کہ اگر ہم دونوں شادی کر لیں تو ہماری لائف کی ایفیشنسی 90% تک بڑھ جائے گی۔ ریحا نے فائل کھول کر دیکھا جس میں گراف اور چارٹس بنے ہوئے تھے اور ہنستے ہوئے بولی، سر آپ کمال کرتے ہیں، یہ شادی کا پرپوزل ہے انکم ٹیکس کا گوشوارہ؟ تم ہر چیز میں مذاق مت ڈولا کرو رہا، میں نے پوری رات لگا کے یہ پوائنٹس لکھے ہیں، دیکھو تمہاری لاپرواہی اور میری سنجیدگی مل کر ایک پرفیکٹ بیلنس بناتے ہیں۔ شہریار نے قلم سے گراف کی طرف اشارہ کیا تو ریحا نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی اور بازو باندھ کر بولی، سر میں نے کوئی پروجیکٹ نہیں ہوں ہے جسے آپ چارٹس کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔
اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو یہ دفتری زبان چھوڑ دے اور انسانوں کی طرح بات کریں. سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. ایکسل شیٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ محبت ایک غیر منطقی جذبہ ہے ارہا. میں اسے باہمی مفاہمت کہوں گا کیونکہ جذبات تو بدلتے رہتے ہیں مگر یہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے. شاعر نے اپنی منطق پیش کی تو ارہا نے نفی میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے بولی، سر، جب تک آپ کی اعداد و شمار میں تھوڑے سے بھی جذبات شامل نہیں ہوں گے یہ ڈیل سائن نہیں ہو سکتی. جائے پہلے تھوڑی پریکٹس کر کے کہ لڑکی کو کیسے پرپوزل کرتے ہیں، ورنہ میں اسے ریجیکٹ کر دوں گی. اچھا بابا رک جاؤ، تم تو فوراً دھمکیوں پر اتر آئی ہو. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے اور اب تمہارے بغیر یہ دفتر اور زندگی دونوں نامکمل لگتے ہیں. کیا اب ٹھیک ہے؟ شاعر نے ہار مانتے اسے روکا تو ہیرا مسکراتی اور بولی، کہ ہوئی نا بات، 50% بہتری آئی ہے. 50% تب مانوں گی جب آپ میری امی کے سامنے یہی بات اتنے ہی اعتماد سے کہیں گے. شاعر نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب مجھے تمہاری امی سے بات کرنی ہوگی؟ مجھے لگا تھا ہم دونوں کا فیصلہ ہے. سر جی، یہ پاکستان ہے، یہاں شادی دو لوگوں کی نہیں، دو خاندانوں کی ہوتی ہے. میری امی کو منانے کے لیے آپ کو ایکسل شیٹ نہیں بلکہ بہت سارا حوصلہ چاہیے ہوگا. ارہا نے ہنستے اسے ڈرایا تو شہریار نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہارے کریلے کھا لیے تھے تو میں تمہاری امی کے سوالوں کا سامنا بھی کر لوں گا. بس تم دعا کرنا کہ مجھے دوبارہ الیکٹریشین سمجھ کر پنکھا ٹھیک کرنے نہ لگا دیں. ارہا نے کہکا لگا اور بولی، اس کی گارنٹی نہیں میں دے سکتی کیونکہ ہمارا استری والا بھی کل سے غائب ہے. یار آلیان، کیا میرا ٹائم ناٹ ٹھیک ہے؟ اور کیا میں نے سلام میں پہل کرنی ہے یا ان کے بولنے کا انتظار کرنا ہے؟ مجھے تو ایسے پسینے آ رہے ہیں جیسے میں کوئی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے والا ہوں. شاعر نے دروازے پر کھڑے ہو کر تیسری بار آلیان سے پوچھا تو آلیان نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، شہریار، تم 5000 لوگوں کے باس ہو، تھوڑا حوصلہ رکھو. یہ صرف ایک بوڑھی خاتون میں کوئی ایف بی آئی کی ایجنٹ نہیں ہے. بس اندر جاؤ، اعتماد سے کہو کہ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے. شہریار نے لمبا سانس لیا اور دروازے پر دستک دی. دروازہ زین نے کھولا اور شہریار کو پھولوں کی گلدستے کے ساتھ دیکھ کر بولا، ارے سر، آپ پھر آ گئے؟ ہمارے گھر کا تو کوئی فیوز ہی نہیں اڑا، سب ٹھیک چل رہا ہے. میں فیوز جوڑنے نہیں، رشتے جوڑنے آیا ہوں زین. تم بس مجھے اندر جانے دو. شاعر نے زین کو سائڈ پر کیا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں بیگم رضیہ انتہائی سنجیدگی سے صوفے پر برجمان تھی اور ارہا ساتھ بیٹھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی. شاعر نے گلدستہ میز پر رکھا اور ادب سے سلام کر کے بیٹھ گیا. بیگم رضیہ نے اینک کے اوپر سے اسے گھورا اور بولی، بیٹا، میں نے سنا تم بہت بڑی کمپنی چلاتے ہو، مگر میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ تم اپنے جوتے کے تسمے بھی خود نہیں باندھ سکتے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں آنٹی، یہ بالکل غلط ہے. ارہا کو عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی. میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں سوائے کھانا پکانے اور کپڑے دھونے کے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ارہا کو بہت خوش رکھوں گا. شہریار نے صفائی پیش کی تو بیگم رضیہ نے سوال کیا، دیکھو بیٹا، خوشی پیسوں سے نہیں آتی. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں دھنیے اور پودینے کا فرق پتہ ہے؟ اور کیا تم سبزی منڈی جا کر یہ پہچان سکتے ہو کہ کون سا آلو میٹھا ہے اور کون سا پھیکا؟ شہریار ہکا بکا رہ گیا. اس نے آلیان کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی چھپانے کے لیے چھت کو گھور رہا تھا. آنٹی، میں نے کبھی سبزی نہیں خریدی، میرا باورچی یہ سب کرتا ہے، مگر میں سیکھ سکتا ہوں. میں بہت اچھا لرنر ہوں. میں نے 3 مہینے میں جو جرمن زبان سیکھ لی تھی نا، تو سبزی خریدنا کون سا مشکل کام ہے؟ شاعر نے منطقی جواب دینے کی کوشش کی مگر ارہا نے لقمہ دی. امی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پچھلی بار انہوں نے گاڑی کے دھوئیں سے اپنا منہ کالا کر لیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ آلو خریدتے وقت آلوؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کریں گے. بیگم رضیہ نے مسکرا کر کہا، چلو، سچ تو بولتا ہے لڑکا. مجھے تمہاری دولت سے غرض نہیں ہے. بس یہ بتاؤ کہ اگر میری بیٹی نے غصے میں کھانا نہیں پکایا تو کیا تم اسے ہوٹل سے منگوا کر دو گے یا بھوکا مارو گے؟ آنٹی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ارہا نے کھانا نہیں بنایا تو میں خود کچن میں جاؤں گا اور اس کے لیے سینڈوچ بناؤں گا، کیونکہ فی الحال مجھے صرف وہی بنانا آتا ہے. شاعر کے اس جواب پر وہ ذہن میں تانے بجا بولا، امی، ڈیل پکی کر لیں. ایسا بہنوئی نہیں ملے گا جو خود سینڈوچ بنائے اور جس کا وائی فائی بھی کبھی بند نہیں ہوتا ہو. بیگم رضیہ نے ارہا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں یہ سینڈوچ بنانے والا قبول ہے؟ ارہا نے شرما کر سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، امی، سینڈوچ میں کھیرا نہیں ہونا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے. مبارک ہو شہریار بھائی، آخر کار ڈیل لاک ہو ہی گئی. اب جلدی سے مٹھائی کھلائیں، میرا منہ تھک گیا ہے ہنس ہنس کر. آلیان نے شہریار کو گلے لگایا.
शहरयार ने सुख का सांस लिया और सोचा कि दुनिया की सबसे मुश्किल बिजनेस डील उसने आज फाइनल की है। उसने राह की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, और शहरयार को लगा कि उस मुस्कुराहट के लिए वो सारी उम्र सब्जी मंडी के चक्कर लगाने को भी तैयार है। सर, आप प्लीज अपनी गाड़ी की चाबी जेब में रखें और ये थैले पकड़े। हम शॉपिंग करने आएंगे, कंपनी का दौरा करने नहीं। जो आप हाथ हिलाकर निकल जाएंगे। एहा ने बाजार के हजूम में खड़े होकर शहरयार को हुक्म दिया, जो अपने महंगे जूतों को गिर्द से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शहरयार ने रुमाल से माथे का पसीना साफ किया और झिंझिलाकर बोला, इरहा, हम किसी अच्छी शॉपिंग मॉल भी तो जा सकते हैं ना, जहाँ एसी हो और सुकून हो। तुम जिस पुराने पुराने बाजार में क्यों लाई हो, जहाँ धक्के खाना लाजमी है और शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। सर, मॉल में फिक्स प्राइस होती है, वहां शॉपिंग का वो मजा नहीं आता जो दुकानदार से आधी घंटे बहस के लिए 500 रुपये कम करवाने में आता है। ये थ्रॉपी है, थ्रॉपी। आप चुपचाप मेरे पीछे चले, और खबरदार जो आपने अमीरों वाली हरकत की और मुंह मांगे पैसे दिए। इरहा ने उसे तनबिया की और एक कपड़ों वाली दुकान में घुस गई। शहरयार ने बेबसी से थैले संभाले और उसके पीछे चल पड़ा। अंदर इरहा एक भारी भरकम लहंगे पर दुकानदार से बहस कर रही थी। दुकानदार 50,000 मांग रहा था और इरहा 15,000 पर अड़ी हुई थी। देखिए बाजी, खुदा का खौफ करे, 15,000 में तो उसका दुपट्टा भी नहीं आता। आप मेरी दुकान बंद करवाएंगी क्या? चलो, आपके लिए 45,000 फाइनल हो गया। दुकानदार ने सर पीट लिया। शहरयार से रहा ना गया, क्योंकि गर्मी से उसका बुरा हाल था। उसने अपना कार्ड निकालकर दुकानदार की तरफ बढ़ा कहा, भाई साहब, आप 50,000 ले और ये पैक कर दे, हमें देर हो रही है। इरहा ने फौरन शहरयार के हाथ पर जोर से मारा और कार्ड नीचे गिरा दिया। वो दुकानदार को घूरते बोली, आप इनकी बात मत सुने, इन्हें बुखार है, दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अब 16,000 ले और पैक करें, वरना हम साथ वाली दुकान पर जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह बीबी, आप जीत गई, लाए 16,000 दे और जान छोड़े। मैं तो समझा था साहिब है तो अच्छी कमाई होगी, मगर आपने तो मेरा दिवालिया ही निकाल दिया। दुकानदार ने मायूसी से लहंगा पैक किया, क्योंकि वो राह की जिद के आगे हार मान चुका था। दुकानदार से बात बाहर निकलकर शहरयार ने गहरा सांस लिया और बोला, इरहा, तुमने सिर्फ चंद हजार बचाने के लिए मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया। वो दुकानदार क्या सोच रहा होगा कि इतना बड़ा आदमी 16,000 के लिए बहस कर रहा है। सर, वो सोच रहा होगा कि बंदा कितना खुशकिस्मत है, कितनी समझदार बीवी मेरी है, जो फजूल खर्ची नहीं करती। ये चंद हजार नहीं, ये रसूल की बात है, और आपको खुश होना चाहिए कि आपका पैसा महफूज हाथों में है। इरहा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शहरयार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और सोचा कि इस लड़की से बहस करना दीवार से सर टकराने के मुतारिफ है। उसे चुपचाप थैले उठाए और अगली दुकान की तरफ चल पड़ा, जहां इरहा जूतों वाले से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। इरहा बेटी, क्या आपको ये निकाह 5 लाख रुपए हक मेहर की एवज कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा तो कमरे में खामोशी छा गई। बेगम रजिया ने परेशानी से इरहा के कंधे पर हाथ रखा कि बेटा बोलो, खामोश क्यों हो? इरहा ने दुपट्टे में मुंह छुपाते आहिस्ता से सर उठाया और संजीदगी से बोली, मौलवी साहब, 1 मिनट रुकेंगी, बताइए कि 5 लाख नेट अमाउंट है या इस पर टैक्स कटेगा? क्योंकि शहरयार सर आदत से मजबूर है कि यूं टैक्स काट कर मुझे बाकी पैसे दे। हॉल में मौजूद सब लोग दंग रह गए और फिर अचानक जोरदार कहका गूंजा। शहरयार ने मर्दों वाले हिस्से में बैठते अपना सर पकड़ लिया और आलिया ने हंसते उसके कंधे पर हाथ रमारा। भाई, ये लड़की आखिरी वक्त तक बाज नहीं आएगी, अब तो कबूल कर लो। जी मौलवी साहब, मुझे कबूल है। मशरती कहीं मुझे टाइम पर तनख्वाह की तरह खर्चा भी देते रहे। इरहा ने आखिरी बार मोहर लगा दी और शायरा ने मुस्कुराते हुए कबूल है कह दिया। रुखसती के वक्त जब सब लड़कियां रोती हैं, इरहा ने अपनी अम्मी के गले लगकर कहा, अम्मी प्लीज आप रोए मत, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और देन, तुम सुन रहे हो, अगर तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर को कबाड़ खाना बनाया तो मैं वहां आकर तुम्हारा सिस्टम हैक कर दूंगी। बेगम रसिया ने आंसू पोंछते हंसकर कहा, जा बेटी, तेरी तो रुखसती भी अलग ही नमूना है, अल्लाह तुझे खुश रखे। सर, गाड़ी ध्यान से चलाए, अब मैं आपकी परमानेंट सवारी हूँ, अगर ठोक दी तो इंश्योरेंस वाले भी क्लेम नहीं देंगे। गाड़ी में बैठते इरहा ने फिर से हदायत दी तो शैया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आज वो दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। शैया ने गाड़ी स्टार्ट की और नरम लहजे में बोला, इरहा, अब तो मुझे सर कहना छोड़ दो, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं शौहर हूँ। और फिक्र ना करो, अब ये गाड़ी और ये जिंदगी दोनों बहुत संभल कर चलेंगी, क्योंकि अब मेरे बॉस पास एक बेहतरीन
नेविगेटर मौजूद है। देखिए शहरयार साहब, नेविगेटर तो मैं हूँ, मगर ड्राइविंग सीट पर आप हैं। और याद रखें कि जिंदगी की सड़क कभी कभी ब्रेक पर लगानी पड़ती है, और कभी कभी लॉजिक को छोड़कर सिर्फ दिल की सुननी पड़ती है। एहा ने शरारत से कहा और खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। शहरयार ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर बोला, तुम ठीक कहती हो, मसला ही कोई नहीं। जब तक तुम साथ हो, हर मसला हल हो जाएगा। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा थी, और इन दोनों की जिंदगी का नया और खूबसूरत सफर शुरू हो चुका था, जिसमें तकरार तो होगी, मगर बोरियत कभी नहीं होगी।